मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ रिजवान अरशद साहब हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपने उस वक्त टाइम दिया है जब एमपी इलेक्शन के सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी आप लोग बिजी रहते हैं। तो रिजवान साहब, आपसे बात ये करनी थी कि एमपी इलेक्शन का आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है बेंगलोर सेंट्रल में, और आप 2 बार इलेक्शन वहाँ से लड़ चुके हैं। और एक बार उस वक्त है जबकि मोदी का वेव था, और उस वक्त आप सिर्फ 70,000 वोट से हारे थे, कि जब बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। इतना एक्सपीरियंस होते हुए क्या लगता है इस बार कांग्रेस बेंगलोर सेंट्रल से जीतेगी? देखिए, जो पिछला इलेक्शन था ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन सब ने मिलकर इस मुल्क के साथ, देश के साथ फरेब कर कर, झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा कर कर उन्होंने इलेक्शन जीता था। पुलवामा हो गया, शहीदों के नाम पर वोट दीजिए, ये उनके 5 साल की हुकूमत का कोई हिसाब वाला इलेक्शन नहीं था। तरक्की कितनी हुई है नहीं हुई वो कोई मायने नहीं रखता था। तो लोगों के जज्बात के साथ खेलकर पिछला इलेक्शन जीता गया। और आज का जो इलेक्शन हो रहा है 2024 में, ये वो मसला नहीं है। आज लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपने किया क्या, क्यों नौजवान बेरोज़गार है, क्यों महंगाई इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई है। तो ये हिसाब वाला इलेक्शन है। जब लोगों को अपने हुकूक का या उन पर जो उनकी तरक्की के लिए जो काम होने चाहिए थे वो नहीं, उसका इलेक्शन अगर हिसाब पे आ जाए तो इलेक्शन के नताइज बदल जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो ये इलेक्शन होने वाला है, इसमें बेंगलोर सेंट्रल जो हमारे कैंडिडेट हैं मंसूर अली खान, वो एक अच्छी मार्जिन से यहाँ पे जीतेंगे। देखिए, यहाँ पे 8 एमएलए हैं, जिसमें से 5 कांग्रेस के एमएलए हैं। अगर पांचों एमएलए चाहते हैं, जिस तरह अपने इलेक्शन के टाइम में कैंपेन करते हैं और एग्रेसिव रहते हैं, उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहा है। तो अगर पांचों मिलके कुछ ऐसा एक्टिविटी दिखाएं तो एक मोटिवेशन होगा जनता के बीच में, हो सकता है नंबर ऑफ परसेंटेज वोट के बढ़ जाए, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी काम स्लो हो रहा है जी। आप अगर जाकर देखें, पांचों के पांचों बहुत सीरियसली हमने फैसला किया है कि इस बार बेंगलोर सेंट्रल को हमें हासिल करना है। किसी भी कीमत पर हम इस इलेक्शन को मुत्तहिद होकर अच्छे मजबूत तरीके से लड़ेंगे, और हम हमारे कैंडिडेट को इस बार पार्लियामेंट भेजेंगे। तो हमारे पास इफ़ेक्टिवली 10 दिन कैंपेन के हैं, 12 दिन इलेक्शन के लिए हैं। तो अगले 10-12 दिन में जो कैंपेन होगा वो कैंपेन आप देख सकते हैं। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक स्ट्रैटेजिक वर्कर्स मीटिंग्स हुई हैं, ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं, एसोसिएशन मीटिंग्स हुई हैं। एक माहौल बनाने के लिए जितने लोगों की मदद चाहिए होगी उनको कनेक्ट करने की मीटिंग्स हुई हैं। ये सब माहौल इसी तरीके से बना है, वही बीजेपी भी कर रही है जी। ठीक है। और इसके साथ साथ पिछले 1 हफ्ते में कैंडिडेट ने तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किया है। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गए थे, चामराजपेट गए थे, मैं भी उनके साथ गया था, सीवी रामन नगर गए थे, महादेवपुरा उनका प्रोग्राम हुआ है, राजाजी नगर उनका प्रोग्राम हुआ है, गांधीनगर उनका प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके लिए कैंपेन किया है, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार साहब ने उनके लिए कैंपेन किया है। तो आप समझिए कि पिछले 8-10 दिन में इतना सब कुछ, क्योंकि अभी मैं फिर से रूरल एरिया जो थोड़ा सा लगता है हमें, वहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन हो रहा है, काम हो रहा है। आज पूरा दिन कैंडिडेट सर्वज्ञ नगर में गुजारा। एक चीज़ रिजवान साहब, देखा गया है जो 8 एमएलए हैं उसमें से जो बीजेपी के हैं उनका लोकसभा के टाइम में परसेंटेज ज़्यादातर बढ़ जाता है, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं देता है जहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं। जैसे असेंबली में जो परसेंटेज मिलता है तकरीबन उतना ही लोकसभा में मिलता है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कंपोजिशन जिस तरीके से है, जहाँ पे हम 5 जीते हैं, ये छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जो तीसरे 2 बीजेपी के 3 एमएलए हैं वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में
जीते हैं और बॉर्डर एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे थोड़ा माइग्रेंट पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हिंदी हार्टलैंड के जो लोग हैं, ये लोग सब यहाँ पे अभी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, दूसरे कंपनीज़ में काम करते हैं और उनका भी वोट यहाँ पे है जी। तो अगर लोकल पॉपुलेशन पे ही वोट किया जाए तो नतीजा बिल्कुल आपको अलग ही मिलेगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर बसे हुए हैं, यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनका वोट यहाँ है, तो वो अपने अपने जो स्टेट में सियासत होती है, यूपी में जो सियासत होती है, बिहार में जो होती है, उसका असर रख कर यहाँ पे अगर वोट कर देते हैं तो इससे कुछ बहुत फ़र्क हुआ है। इसी वजह से मैं भी पिछली बार मुझे भी शिकस्त देखनी पड़ी। लेकिन इस बार माहौल ऐसा नहीं है, माहौल अलग है। कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है इलेक्शन। तो जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन जो होता है यूपी और बिहार का देख के, क्योंकि हमको पता है कि हिंदुत्व एंगल वहाँ ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से लोग आकर यहाँ पे परसेंटेज अपने एरिया में बढ़ा लेते हैं। तो क्या ऐसा मोटिवेशन आप लोगों के एरिया में नहीं किया जा सकता है, जो 54% है उसको 64% किया जाए? लोकल जो लोग होते हैं वो उनका वोट यहाँ रहता है, बगल में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, ये सब बहुत अलग इसकी बातें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मैं अब इस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल जो भी कहीं भी है, उसका वोटर लिस्ट में जहाँ पे भी नाम है, ये आज की तारीख़ में उसका फ़र्ज़ अवलीन है कि वो निकल कर वोट डाले। क्योंकि ये जो इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन हमारे मुल्क की तारीख़ को बदलने वाला इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन है ये तय करेगा कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी काम नहीं चलेगा, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर ये हाथ डाल देते हैं, जैसा इनका मंशा है, जैसा इनका एजेंडा है, तो कल क्या हिंदुस्तान, क्या भारत वो मुल्क रह जाएगा जो सबका रहेगा? हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई औकात उस वक्त उसके बाद नहीं रहेगी। तो ये जो इलेक्शन है हम सबके वजूद का इलेक्शन है, और जब एक आम इलेक्शन नहीं है, एक आम इंतखाबात नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमारा वोट जहाँ पे भी है ढूंढे, हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे घर वालों को, ख़ानदान वालों को, आस पड़ोस में सबको ले जाकर वोट डालें, तो तभी परसेंटेज बढ़ेगा। एक सियासी पार्टी क्या जो भी कर सकती है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उलमा इकराम अपने तौर पर उनकी मेहनत कर रहे हैं। समाज में जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग दर्दमंद लोग हैं, बेदार लोग हैं, आप जैसे सहाफ़ी साहिबान हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जाग जो आओ, बाहर निकलो और वोट डालो। इससे बढ़कर कोई इस मुल्क की खिदमत में, इस देश की खिदमत में कोई आज तुम्हारा दूसरा काम नहीं है। एक और चीज़ रिजवान साहब, इलेक्शन जो है 26 अप्रैल को है और फ्राइडे है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ फ्राइडे, जुमा का दिन? ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आप किसी भी मुस्लिम को कॉल करें फ्राइडे के सुबह तो बोलते हैं जुमा बाद मिलेंगे, तो इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसको अगर आम तौर पर जो हम अमूमन एक जुमा का दिन गुजारते हैं उस हिसाब से लेंगे तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग देर से उठते हैं, देर से तैयार होते हैं, कुछ ख़रीद फरोख्त के लिए निकल जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, घर आते 3 बजे तक, फिर खा पी कर थोड़ी देर आराम करते हैं।
जब तक आप आराम कर कर उठेंगे, इस मुल्क की तकदीर बदल गई होगी, आपके आने वाले नस्लों की तकदीर बदल गई होगी। फिर आप रोएंगे, आप पछताएंगे, तो भी आपको वो मौका वापस नहीं मिलेगा। अगर मेरी नमाज क़ज़ा हो जाए, मतलब मेरी नमाज अगर मुझे देर से पढ़नी पड़े तो मुझे क़ज़ा नमाज तो मिलती है, लेकिन अगर मैं वोट नहीं डालूँगा तो वो क़ज़ा नहीं मिलेगा, आपको बाद में पेंडिंग नहीं मिलेगा, आपको वो वापस अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज मेरी अपील सबसे ये है कि आपको वोट डालना है। तो बेहतर ये होगा रिजवान भाई कि लोग सुबह सुबह 8 बजे से पहले 8 बजे से उठें, जल्दी उठें, वोट डालें, फिर आप हज़्म मामूल इबादत के लिए चले जाएं। और जो लोग नहीं डाले हैं, ये इस इलेक्शन में सिर्फ आपको आपका वोट डालना नहीं है, बल्कि आपको देखना है कि आप जो 100 लोगों को जानते हैं, आप जो 500 लोगों को जानते हैं, आप जो 1000 लोगों को जानते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके ख़ानदान वाले क्यों ना हो, आस पड़ोस क्यों ना हो, आपके दोस्त अहबाब क्यों ना हो, उनसे राबिता कायम करें और पूछें कि आपने डाला क्या। मैंने डाल दिया, आपने डाला क्या, आप निकलें वोट डालें। क्योंकि एक आम इलेक्शन नहीं है। आम इलेक्शन होता तो कोई डालता है, कोई नहीं डालता, कोई इधर डाल देता है, कोई उधर डाल देता है, ये सब चलता है। ये बिल्कुल हमारे मुस्तकबिल को तय करने वाला इलेक्शन है। अगर आपके बच्चे का इम्तिहान है, जिस इम्तिहान में उस बच्चे के तकदीर बदलने वाली, तो आप उस दिन क्या करोगे? उस दिन हर चीज़ छोड़ करके उस बच्चे पर तवज्जो करोगे और उसको देखोगे कि कोई तकलीफ़ ना आए। आप सब कुछ छोड़ दोगे और उसके एग्ज़ामिनेशन तक आप उसके साथ रहोगे, उसके इम्तिहान तक उसके देखोगे कि वो सही सलामती से जा रहा है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, इम्तिहान देकर वापस आ रहा है, वक्त पे जा रहा है, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसने ठीक से पढ़ाई की कि नहीं की। तो ये आपके हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। रिजवान से एक आखिरी सवाल ये कि देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस है बेंगलोर सेंट्रल का, उसका कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं? और कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँ, तो जनरली ये देखा गया है कि एक एमएलए दूसरे एमएलए से कहीं ना कहीं एक हसद की बात होती है कि मेरे से आगे आप कैसे निकल गए। तो ऐसा तो नहीं हो कि आपके ज़्यादा एक्टिव होने से दूसरे लोग नाराज़ हो जाए? नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना या बहुत ज़्यादा एक्टिव कम एक्टिव होने का कोई इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे हर आदमी, हर बंदा जो कुछ कर सकता है उसको करना है। और मेरे कैपेसिटी में या मेरे अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है उसमें मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि दूसरे भी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी एक दूसरे से बात भी हो रही है। हम लोग बैठे थे ज़मीर भाई से, हारिस भाई से, जॉर्ज साहब से, दिनेश साहब से, सब हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। सब लोग इस इलेक्शन को लेकर बहुत सीरियस हैं और हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज से पूरे शिवाजी नगर में घर घर की मुहिम बहुत जगह शुरू हो गई है। कल बड़े पैमाने पर चंद एरिया में शुरू हो रहा है। हमने जितने मीटिंग्स, जितनी प्रिपरेशंस करनी थी हमने पूरी कर ली है। अब मैं कहीं और कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद होकर ये इलेक्शन अच्छे तरीके से लड़ रही है, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। लेकिन आवाम जो है, जिसको फ़ैसला लेना है, जिसका वोट उसके इख्तियार में है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, इससे ख़त्ते नज़र उसको मालूम है कि उसको क्या करना है। अगर ये इलेक्शन आवाम का इलेक्शन बन जाए तो मेरे जैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम समझ जाए इस बात। और इसको आवाम का इलेक्शन बनाते हैं और हम लोग अपील करेंगे कि आप निकलो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरी जिम्मेदारी से कोई कम नहीं है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा यहाँ पे कामयाबी हासिल करने के लिए, आप आपकी निभाओ।
तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 28 सीट है, क्या उम्मीद है कि कितना इस बार कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, हम 20 सीट पर उम्मीद बनाए रखें कि 20 सीट आनी चाहिए जी। और बीजेपी, मोदी साहब आएंगे, फिर झूठ पे झूठ बोला जाएगा, फिर कम्युनल बातें करेंगे, हम सबको टारगेट करेंगे, ध्यान भटकाएंगे, असल मुद्दों से हटा देंगे, ये सब चलेगा। फिर हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे मोदी जी और बीजेपी, नौकरियों की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, जीडीपी की बात नहीं करेंगे। तो जो असल मुद्दे हैं उस मुद्दों से वो भटकाते रहेंगे, हम उनको वापस लाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उनका जो झूठ, उनका जो फरेब और उनका जो प्रोपेगेंडा है, उसको हम शिकस्त देने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ज़रूर हम कामयाब रहें। ठीक है रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।